उसको गोरखपुर में बनाना चाहिए, उतनी दूर बना रहे हैं स्टेडियम, मैंने देखा है, वहीं आपने बनाया है। तो ये जो उद्योग धंधे हैं, बिना उद्योग धंधे होंगे और बड़े उद्योग से रोजगार नहीं सृजन होगा, उद्योग छोटे उद्योग से होगा। चाइना ने इसी बहाने से अपने लोगों को रोजगार दिया, दुनिया की संपत्ति कमा ली, जबकि 1978 में उसकी आर्थिक स्थिति हमसे अच्छी नहीं थी। और हम आज कहाँ चले गए, चीन हमसे कहाँ चला गया। ये तो निक्सन की देन थी, निक्सन ने उनको सब सुविधा उपलब्ध करा दी। तो आप कुटीर उद्योग, जो छोटे उद्योग हैं, बुनकर हैं, कालीन उद्योग है, इन सब उद्योगों पर भी विशेष ध्यान, हम नहीं कहते कि नहीं ध्यान देते हैं, लेकिन इसकी अलग से बजट भी दीजिए जिससे बढ़े, ये हमको रोजगार देने वाले हैं। एक अब मैं पर्यटन पर बात करूँगा, बेरोजगारी का तो मैंने कहा, हम तो खुद ही जाते हैं वोट मांगने पर। आप तो अब की नहीं गए थे, मैं गया था वहाँ बम्बई। आपका था कि आप आएंगे, बड़ा लोग प्रतीक्षा कर रहे थे। ये बम्बई, अहमदाबाद, गुजरात का बहुत, मद्रास, हैदराबाद, ये सब इसी हम ही लोगों से भरा पड़ा है। अगर ये मजबूर, आप उनकी कठिनाइयाँ सोचो। एक लड़का जिसकी शादी होती, अपने जवान बीवी को घर छोड़कर 3-3 साल, 4-4 साल पर वहाँ पड़ा रहता है। अगर यहाँ उद्योग होते तो यहाँ वो नौकरी करके 4 पैसा कमा रहा, वहाँ वो उद्योग थोड़े करते, मजदूरी करते हैं, मेहनत करते हैं, और उनके कष्ट को आप बहुत ला रहे हैं उद्योग। तो ये उद्योग नोएडा में जा रहे हैं, और किसी दिन कभी दिल्ली सरकार की नज़र खराब हुई तो नोएडा अपना लेगी, वो आपके पास भी नहीं रह जाएगा। मुझे बहुत शंका लगती है जब नोएडा जाता हूँ कि ऐसा ना हो ये प्रधानमंत्री जी की नज़र पड़ जाए, क्योंकि आप लोग एक है इसलिए नहीं पड़ेगी, अगर कोई दूसरा होता तो पड़ भी जाए। तो ये आप रोजगार के अवसर सृजित करने के लिए आप ये छोटे छोटे कुटीर उद्योग, आप जैसे ऐसे में वो बताते हैं वो सही है। अब आप कहते हैं हम, बहुत अच्छा काम आपने किया। मैं 5 लड़कों को लेके बैंक में गया कि भाई माननीय मुख्यमंत्री जी का है, आपने कुछ दिया है कि नहीं, हम नहीं दिया। तो हमने कहा इनको दे दो, तो ये कहे कि हम दे देंगे। तो लड़कों को भेजा, कहा जाओ उद्योग से कुछ लाओ। तो ठीक है, उद्योग से ला। अब वो गांव के लड़के उद्योग क्या जाने, अब वो गांव में गाय है, भैंस है, यही कुल, और वो तो कुछ। हमने कहा कि गाय का दूध लाओ और वो बनाओ, पनीर बनाओ और पनीर बेचो। मैंने 5-7 लड़कों को जो पढ़े लिखे थे तैयार किया। बैंक लोन नहीं दिया, कहा पनीर के लिए लोन नहीं है, आपको उद्योग लगा। तो कौन उद्योग लगा पाएंगे? इस पे आप दीजिए, अगर कोई एग्रीकल्चर बेस्ड उद्योग लगाता है, करना चाहता है, तो बैंकों को कहिए कि वो उनको भी लोन दें। अब मानवर न्याय व्यवस्था जब सुदृढ़ होगी तब कानून व्यवस्था अपने आप सुदृढ़ हो जाएगी। आपकी न्याय व्यवस्था में जजों की कमी है। ये दिनांक 1/2/24 को सिविल जज जूनियर डिवीज़न पे सेशन की 1203 थी, जबकि सिर्फ 821 जज ही कार्यरत थे। 382 रिक्तियाँ अवशेष थीं। 2025 में लगभग 140 सिविल जज जूनियर डिवीज़न प्रमोट होकर के एसीएम हो चुके। इस तरह आज की स्थिति 522 रिक्तियाँ सिविल जूनियर जज डिवीज़न की हैं। 222 के बाद अभी तक एक भी विज्ञापन नहीं निकला। तो अगर ये लड़के जो लॉ वाले हैं या जो वकील हैं, जो इंटरेस्टेड हैं, हम लोगों से मिलते हैं, अगर इनको आप बढ़ा देंगे, ये अभी फिर आपको मैं दिखाता हूँ। हायर जुडिशियल सर्विस में सैंक्शन स्ट्रेंथ है 1960, वर्किंग स्ट्रेंथ है 1270, वैकेंसी है 420। सिविल जज सीनियर डिवीज़न स्ट्रेंथ है 805, वर्किंग है 575, वैकेंसी है 230। सिविल जज जूनियर डिवीज़न 1203, 821, 382। मैं इसलिए इसको कह रहा हूँ कि ये 2 काम हो जाएगा। अगर आप इसका, जब आप पद रिक्त है तो पद रिक्त के अपेक्ष भी मंत्री जी बजट बनाते हैं कि नहीं बनाते हैं? जो पद नहीं भरा है उसको भी तो बजट में व्यवस्था करते हैं कि नहीं करते? और वही बजट बढ़ जाता है तो आप कहते हैं हमने घाटा पूरा कर लिया। ये भी एक होशियारी है।
तो इनका जब बजट है तो माननीय मुख्यमंत्री जी आप इसको लोक सेवा आयोग को लिख के इसको करा देते, भर जाएंगे तो कोई दिक्कत नहीं होगी। हाईकोर्ट तो लड़ बढ़ करके अपनी जगह बना लिया, अभी भी कम है, लेकिन इनको कोई पूछता नहीं, इनकी कोई आवाज़ नहीं उठती है। हमारे पास आए थे सब लड़के, तो मैंने कहा अच्छा मैं माननीय मुख्यमंत्री जी से कहूँगा, इसलिए मैं ये प्रश्न आपके सामने रख रहा हूँ। एक बात और है, हम लोगों ने जब राजस्व संहिता बनाई, शिवपाल जी थे, मैं भी उसमें था, उसमें एक व्यवस्था किया था। आप तो इधर मुस्कुरा रहे हैं, हंसिए, प्रसन्न होना भी चाहिए। तो झंझावात बहुत है। एक चीज़ मैं कहना चाहता हूँ माननीय मुख्यमंत्री जी कि जो ये हुआ था मुकदमा तहसीलों में और जिलों में, आप हाई कोर्ट में कम लोग जाते हैं, लेकिन तहसील और जिला ये दो आप ठीक कर दीजिए तो आपकी सारी आधी समस्या कानून व्यवस्था की ठीक हो जाए। झगड़ा उसी से होते हैं, वो कानून उसमें वही नहीं है, अतिरिक्त न्यायाधीश नहीं है, कम है, एक है, पूरे जिले भर में 5 तहसील देखते हैं, एक दिन यहाँ आते, एक दिन, तो इनका पीसीएस में भर्ती करवा के इनको पूरा या प्रमोट कर दीजिए। 33% तो तहसीलदार से प्रमोट होते हैं, प्रमोट करके इन मुकदमों को कम कराइए। बहुत मुख्यमंत्री जी आप धरातल के ऐसा तो है नहीं कि नहीं देखे हैं, आप सब घूमे हैं। तो ये जो तहसील है और ये जो जिला कचहरी है, ये सबसे ज़्यादा परेशान करने वाला है गांव के लोगों को। झूठे दरखास्त देते थे, आप बैनामा किया, एक जाके दरखास्त देगा वजूदारी, अब आपका लटक गया। तो इस सब प्रतियों के लिए अधिकारियों की ज़रूरत है, तो इन अधिकारियों को आप बढ़ाएं, ये मैं आपसे गुजारिश करता हूँ। माननीय संविदा कर्मचारियों को तो कह ही चुका, कोई पता नहीं। अब मैं आपको कृषि विज्ञान केंद्र की तरफ ले चल रहा हूँ। आपके पूरे प्रदेश में 50 वर्ष कृषि विज्ञान केंद्र के पूर्ण हो गए हैं और 5 वर्ष 100% बजट इनको आईसीआर दे रहा था। अब 50% आईसीआर एवं राज्य सरकार को भार वहन करना है और एनपीए दृष्टियार राज्य सरकार देती है। 215 से कृषि विज्ञान केंद्र के कर्मचारियों को पेंशन दृष्टियात प्रदान नहीं किया जा रहा। कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों की सेवा निवृत्ति आयु 62 के घटाकर 60 कर दी गई, जबकि अन्य प्रदेशों में 65 से 62 है। ये कृषि विज्ञान केंद्र हमारे यहाँ है और वो आचार्य नरेंद्र देव यूनिवर्सिटी से संबंध है। माननीय भानु प्रताप सिंह जी थे, भारतीय सरकार में कृषि मंत्री थे, तो उन्होंने उसको खोला था। ये लोग वहाँ, इनको हमारी जब सरकार थी तो इनको 50-60 एकड़ भनवापुर में इनको उनकी ज़मींदारी का सीलिंग में निकला था, इनको दिला दिया गया था। वहाँ ये खेती करते हैं, बीज पैदा करते हैं और बीज पैदा करते हैं, लेकिन इनको वो सुविधाएं नहीं मिल पा रही हैं जो दूसरे और जिलों और प्रदेशों में है। इसलिए मैंने इनका आपका ध्यान इनके तरफ आकृष्ट किया। अब मैं आपको एक महत्वपूर्ण कृषि विज्ञान केंद्र की समस्या कहाँ तक सुनाएं, छोड़िए, मैं एक तरफ आपका ध्यान आकृष्ट करना। गंगा मैया ने मुझे बुलाया है, अब माननीय प्रधानमंत्री जी आए, गंगा मैया खुश हुई, पूरे भारत का सेवा करने का भार उनके कंधों पर रख दिया। आज नमामि गंगे की क्या हालत है। नमामि गंगे, मैं आपको नमामि गंगे में 40,000 करोड़ का था और उसमें आपको 14,000 करोड़ आपने इस पुस्तक में लिखा, 13,000 करोड़ हम जानते हैं मिला। और आपकी जो परियोजनाएं थी वो अभी पूरी नहीं हुई। उन परियोजनाओं को पूरा करने की आवश्यकता है। अगर आप पूरा कर देंगे तो गंगा मैया शुद्ध हो जाएगी। आप जानते हैं गंगा न केवल हमारी नदी है, हमारे देश की जीवनदायिनी जीवन धारा है। मरते समय भी आदमी
ये सोचता है कि मरते पहले एक बूंद गंगा जल मेरे मुंह में चला जाए और उससे हम जो है स्वर्ग प्राप्त कर लेंगे। अब गंगा की क्या हाल है, गंगा का केंद्र द्वारा नमामि गंगा के लिए 40,000 करोड़ रुपया स्वीकृत हुआ। प्रदेश में लगभग 13,000 हमने लिखा था, लेकिन आपने इस किताब में 40,000 दिया। 2014 से अब तक 400 से अधिक परियोजनाएं देश भर में मंजूर हुई। सीवेज और प्रदूषण की स्थिति, गंगा में रोजाना लगभग 3,000 mld मिलियन लीटर गंदा पानी प्रतिदिन गिरता है। उत्तर प्रदेश में 1,000 मिलियन लीटर से अधिक सीवेज गंगा में जाता है। कानपुर, वाराणसी और प्रयागराज में कई नाले आज भी सीधे गंगा में गिर रहे हैं। उत्तर प्रदेश में 100 अधिक सीवेज और घाट परियोजनाएं स्वीकृत, कई योजनाएं अभी भी अधूरी, ये पूरी क्षमता से काम नहीं कर रहे हैं। कई स्टेप बनने के बाद भी सीवेज नेटवर्क अधूरा होने से लाभ नहीं मिल रहा। पानी की गुणवत्ता प्रदूषण, केंद्रीय प्रदूषण नियंत्रण बोर्ड के अनुसार कई स्थानों पर BOD मानक से अधिक पाया गया। कई जगह गंगा का पानी अभी भी स्नान योग्य स्तर तक नहीं पहुंचा। माननीय मुख्यमंत्री जी, इसको आपको गंभीरता से सरकार को इसको देखना चाहिए। जिस गंगा ने आपको पूरा देश दे दिया, जिस गंगा ने पूरी सत्ता सौंप दी, और गंगा मैया आज इस गंदगी से बिलख रही हैं, उसको ठीक कराने की जिम्मेदारी, उसको साफ कराने की जिम्मेदारी सरकार की है। ये भी नहीं कि बजट नहीं, बजट है, केवल देख रहे नहीं है, सुपरविजन नहीं। सुपरविजन हो जाए तो ये ठीक हो जाएगा। इसलिए नमामि गंगे में मैं आपका ध्यानाकर्षण करता हूँ और चाहता हूँ कि इसको आप जो है चलाना देखें। एक घंटा कहाँ हुआ, अभी तो 12:52 हुआ है। अभी तो हम लोग बैठेंगे ना 5 बजे तक। मुख्यमंत्री जी हैं आपके मुख्यमंत्री जी अपना जो बोलते थे, अच्छा किया एक किताब छपा के दे दिया। मैं इसको पढ़ा, अरे वो नहीं पाया हूँ, ये मिल गया, ये वाला। ये योजनाएं, बजट की योजनाएं आपने दे दी। ऐसे छपा के दे दीजिए तो आपको ज़्यादा बोलना नहीं पड़ेगा, हम लोग पढ़ लेंगे उसको। फोन भी से छूटा तो नहीं कोई। सिंचाई परियोजना पर मंत्री जी बैठे हैं। मैं ज़्यादा नहीं कहूँगा कि सिंचाई पर काफ़ी बात हो चुकी है। तो शिवपाल जी ने आपने काफ़ी वार्तालाप करके ठीक कर दिया। एक बार कहेंगे हम आपसे, पूर्व मुख्यमंत्री जी भी जानते हैं हम लोग, ये पूर्वी उत्तर प्रदेश दैवीय आपदा से हमेशा ग्रस्त रहता है। अगर बाढ़ नहीं आई तो सूखा आ जाएगा, और सूखा नहीं हुआ तो बाढ़ आ जाएगी, और बाढ़ में जो कुछ हम परिश्रम करते हैं सब बर्बाद हो जाता है 1 मिनट में। आपके तटबंध हैं। मैं आज यहाँ से मैं पूर्व सरकार के मुख्यमंत्री वीर बहादुर सिंह को आभार प्रकट करता हूँ कि उन्होंने हमारे क्षेत्र में बहुत तटबंध बना दिए थे, जिससे मेरे कुलगांव में अभी भी ऐसा है। आप देख रहे हैं शाहपुर और भोजपुर। आपसे जब मैं कहता हूँ तो आप में कोई कमी नहीं है। आपका चीफ इंजीनियर भी मेरे पास आ जाता है, असिस्टेंट इंजीनियर भी आ जाते हैं। मैं पूछता हूँ ये जो है कट, इसको बंद क्यों नहीं करते हो? जब पैसा है तो आपको इसको बंद करना चाहिए। पैसे की भी कमी नहीं बताते, कहते मेरे पास पैसा, काम हो ही नहीं रहा। किसान जमीन देने को तैयार है, वो ज़मीन दे दिया और वो ज़मीन लेकर के भी वो बनाते नहीं। इसलिए मंत्री जी इसको पढ़ो, आपको दो। लेकिन आप कई बार भेजिए, आपको चीफ इंजीनियर मैं लेके गया, क्यों नहीं बन पा रहा है ये? और उसके नाते आप जानते हैं बाढ़ में जब आता है बाढ़, तो आप बता रहा हूँ मजबूर हैं वो लोग, और वो सब छत पर बैठते हैं। गरीब आदमी झोला झंडी लाद के कहीं ऊंचाई पर चला जाता है, और केवल 7-8 कट है, उसको आप भरा दें। वो इंजीनियर कहता मेरे पास पैसे की कमी नहीं, फिर क्यों नहीं बनाता? अब देखिए, एक गांव मेरे क्षेत्र में बेतनार कट रहा था, नदी वहाँ से 3 किलोमीटर चली गई, और इसने RO बना दिया डैम, वो कट रोकने के लिए। बड़ा भारी, हमने कहा इसी पैसे से बना दो। तो थोड़ा आप इस पर ध्यान देते
तो पूर्वी उत्तर प्रदेश सुधर जाता। दरअसल पूर्वी उत्तर प्रदेश से सभी नदियाँ नेपाल के रास्ते से आती हैं। नेपाल में पानी जब बढ़ता है तो हम पूरब के लोग डूब जाते हैं और उस डूबने के नाते हमारी फसल चली जाती है। अब उसको पहले बड़ी योजनाएं थी, अब नहीं हो पाएंगी। भालू बांध परियोजना थी, जलकुंडी परियोजना थी जो पंडित नेहरू के टाइम में बनाई गई, लेकिन नेपाल से सीधे हमारा संबंध नहीं हो पाया। मैं खुद गया था, शिवपाल जी को लेके गया था, मिनिस्टर हैं वहाँ के अधिकारियों, अगर वो बन जाता। अब बाबा चाहें तो दोनों जगह के गुरु हैं, उत्तर प्रदेश के तो वही हैं, नेपाल के भी गुरु हैं। ये चाहें तो वहाँ राजा से राजा तो अब है नहीं, अब तो दूसरे हैं। तो वो जब योजनाएं नहीं चलेंगी, जब तक उसको नहीं तो बंधे से कब तक पानी रोकेंगे। बंधा तो काफ़ी अब पानी आएगा, कट जाएगा। एक चीज़ और कहा करके आपसे अपनी बात बहुत ज़्यादा नहीं कहूँगा, ख़त्म करना चाहता हूँ। हाँ रुको जी, अरे रुको भाई, माननीय जी, माननीय अब अरे एक मठ बनाओ, आपको इसे पहनो, बस बड़ा भारी महंत हो जाओ, उसमें काम रहेगा आपको, अच्छा रहेगा। हाँ लेकिन आप तो आर समाजी हैं, इसको तो मानते नहीं। अपनी जबान से कह दो एक बार, जहानाबाद से नारनौल तक। अच्छा ठीक है, बना दो। अब साहब हम कितना कहें, आप लोग सब कह चुके हैं, हम तो बहुत शिकायत करने नहीं आए। ये चली चला का बेरा है तो बताने आए हैं कि सजग हो जाओ। अगर सजग नहीं हो गए तो आने वाले दिन आपको फिर इधर ले आएंगे। इसीलिए मैं ये सब आपको एक उसमें कह रहा हूँ। एक बात हमारे यहाँ माननीय मुख्यमंत्री जी, कुछ लोगों ने जब ये सूखा और बाढ़ आती है तो लोग अपना पैसा दे के बीमा करा लेते। तो बीमा आपकी पानी बाढ़ तो नहीं आई, सूखा पड़ गया, तो बीमा कंपनी वाले पैसे ही नहीं दे रहे। 10 गांव के लोग दौड़ते, आज टेलीफोन करके मुझसे कहा, तो इसको ज़रा आप दिखवा लें। जब बीमा कंपनी वाले पैसे लिए हैं और उनको पर्यवेक्षण के लिए उनके खेत में कुछ नहीं था तो पैसा देना चाहिए, दे नहीं रहे हैं। तो ये मैं आपसे कर रहा हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। एक चीज़ मैं आपसे और कहना चाहता, अब तो बाद में माननीय मुख्यमंत्री जी, मैं किसी की शिकायत के लहजे में नहीं कर रहा हूँ। मैं बहुत यहाँ आलोचना होती है, सुबह से शाम तक सुनते सुनते आदमी अगर ना भी क्रोध आवे तो क्रोध हो जाता है। मैं उस संदर्भ में एक बात कहना चाहता हूँ, इसको किसी की शिकायत के लिए नहीं कह रहा हूँ, अपनी पार्टी की वर्डिक्ट रख रहा हूँ। समाजवादी पार्टी की बहुत पुरानी लड़ाई थी। डॉक्टर लोहिया ने कहा था, संसोपा ने बाधी घाट, पिछड़े पावे सौमे सा, सभी को साथ लेकर चलने के लिए मानव समाजवादी पार्टी लगातार आंदोलन चला रही है। पिछड़ों की भागीदारी को लेकर, दलितों की भागीदारी को लेकर माननीय नेताजी इस आंदोलन को लेकर कई बार जेल गए। मैं स्वयं जेल भरो आंदोलन में शामिल हुआ। हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष जी ने स्वयं कहा कि जाति जनगणना करा ली जाए, जिसकी जितनी संख्या है उसकी उतनी हिस्सेदारी दे दी जाए। दूसरा ये कहना है कि भारतीय जनता पार्टी के जो सहयोगी दल हैं लगातार लगभग 10 वर्ष से सत्ता में बने हुए हैं, इनकी प्रदेश और देश दोनों जगह सरकारें हैं, ये एक भी बात नहीं बोलते हैं कि समाज के लोगों को आरक्षण कैसे मिले। सरकार से मांगने के बजाय समाजवादी पार्टी पर राप लगाते हैं। बहुत बहुत धन्यवाद। अब फिर कभी जब लौटा जाएगा तब बात होगी। अब आप माननीय अध्यक्ष जी, आपको धन्यवाद। आज तो मैं 30 मिनट से ज़्यादा बोलता नहीं था, तो 1 घंटा भी नहीं, 59 मिनट में ख़त्म कर दिया। माननीय मुख्यमंत्री जी।